हेलो फ्रेंड्स, 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो बस 10 मिनट का समय दीजिए, हम आप लोग को 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहे हैं जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सवाल है पहला कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। आप लोग पता है नाविक था, सैनिक था, किसान था, दार्शनिक था। तो गैरीवाल्डी जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपसे पूछने की संभावना है। तो गैरीवाल्डी पेशे जो था वो नाविक था। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। इटली को कहा जाता था या फ्रांस को या इंग्लैंड को, यूनान को कहा जाता था। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो कहा जाता था वो यूनान को कहा जाता था। बिल्कुल ऑप्शन जितने विद्यार्थी डी बता रहा हूँ उनका जवाब बिल्कुल। आप लोग पहले सबसे पहले क्वेश्चन बोले, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, वीडियो को रोकिए, उसके बाद आंसर दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए कि मेरा सही होता है या नहीं, और फिर लास्ट में स्कोर बताइएगा आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से आप खुद से जांच कर सकते हैं हम कि कितना सवाल को आंसर राइट आंसर दे सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। कार्ल मार्क्स ने, है ना, टॉलस्टॉय ने, दोस्तोवस्की ने या एजेल्स ने। किसने किया था वार एंड पीस पुस्तक की मतलब रचना किसने किया गया था। तो वार एंड पीस पुस्तक की रचना जो किया गया था वो टॉलस्टॉय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी, अगर आप लोग बी बताएंगे तो बिल्कुल सही जवाब होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट से वीडियो रोक रोक के आप लोग आंसर देते जाइए। कोई बात नहीं, अगर गलत होता है तो सीख मिलेगा और सही होगा तो बहुत बढ़िया। सवाल है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। यह आपसे 1-2 बार नहीं 4-4 बार एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है, और ये सवाल बार बार आपसे घूम रहा है क्योंकि एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन पूछे हुए रहते हैं वही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो रूस में जार का जो अर्थ होता है वो रूस का सम्राट होता है। क्या? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल है 5 यहाँ पे दोस्तों कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो ची मिन का शाब्दिक उसका अर्थ क्या निकलता है। हो ची मिन पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर हो ची मिन। हो ची मिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पथ प्रदर्शक। पथ मतलब रास्ता, प्रदर्शन मतलब दिखलाना। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका भी आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। वेरी हेडलाइटेड क्वेश्चन है और ये विद्यार्थी सभी को पता होगा कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये जेनेवा समझौता जो आपका हुआ था 1945 में, 1946 में, 1954 में या 1973 ईस्वी में। तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सबको पता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि सवाल बार बार एग्जाम में आपसे देखने को मिल रहे हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। वेरी हेडलाइटेड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक है, 1923 ईस्वी गांधी जी किए थे, या 1925 ईस्वी में BRV के हेडगोवर ने किए थे, या 1934 जयप्रकाश नारायण ने, या 1939 सुभाष चंद्र बोस ने। तो स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुआ था वो 1925 हुआ था। आप इतना याद रखेंगे 1925 ईस्वी में, तो बाकी आपको ये साथ में ही दिया रहेगा, है ना। KV हेडगोवर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला है 8 नंबर सवाल, देखिए क्या है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। वेरी हेडलाइटेड क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस की आंदोलन के दौरान दिया गया था। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। चलिए विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये दिया गया था बारदोली की महिलाओं ने है ना वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। अब लोग बिल्कुल जैसे बताया, आप लोग वीडियो जैसे क्वेश्चन गया 9 का, तो वीडियो रोक करके पहले ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखें कि हाँ मेरा सही हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हम आपके आंसर राइट बताते जा रहे हैं। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी। 1920 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में। वर्साई की संधि, तो वर्साई की जो संधि हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुआ था। जो ऑप्शन यहाँ पे है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 10 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी छपाई कहाँ आरंभ हुआ था। अब सोच समझते हैं, सबसे पहले
है ना, मुद्रा का आविष्कार किस देश में हुआ था, यानी कागज का आविष्कार जो बोल सकते हैं, क्योंकि कागज रहेगा तभी तो मुद्रा बनेगा, क्योंकि मुद्रा भी किसका होता है, कागज का होता है। तो बिल्कुल समझ सकते हैं। तो जिस देश में मुद्रा का आविष्कार हुआ था, यानी पेपर का हुआ था, उसी देश में मुद्रा का छपाई आरंभ हुआ था, और ये सर्वप्रथम हुआ था चीन में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति का क्या कहलाते हैं। और ये सवाल हम आप लोग को लाइव क्लास पहले भी क्लियर कर चुके हैं, बिल्कुल आप लोग राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, सांप्रदायिक, जातिवाद, आदर्शवाद, धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए, जाति को मूल आधार मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है सांप्रदायिक कहला जाता है। क्या, सांप्रदायिक। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग ऑप्शन बता रहे हो तो बिल्कुल सही है। और सवाल नंबर मेरे लाड लो 12, क्वेश्चन नंबर, वीडियो रोक करके पहले देखिए, है ना, कि आप जैसे आंसर सोच ले आंसर दें कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। सवाल क्या है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। ठीक है, क्या अनुच्छेद 241 है, 242 है, 243 है, 244 है। तो पंचायती राज अधिनियम जो है भारतीय किस संविधान के अनुसार यह अनुच्छेद है, तो ये 243 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया। आप लोग देखेंगे कभी चुनाव होता है तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है जरूर 243। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि पंचायती राज जितने भी आए, मुखिया उखिया का चुनाव होगा तो ये संविधान किसके अनुसार लिया गया है, तो 243 के अनुसार ही लिया गया है। सवाल अगर अगला है, 13 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। मतलब सबसे पहले राजनीतिक, जैसे राजनीतिक है ना, पार्टी बना बना कर लोग राजनीति करते हैं, तो सर्वप्रथम कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे पहले राजनीतिक लाया गया। ठीक है, क्या अपना भारत है, क्या ब्रिटेन है, क्या फ्रांस है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो भारत तो था नहीं, क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज के आने के बाद, उन लोग को जाने के बाद राजनीतिक हुआ है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे राजतंत्र चलता था, तो भारत तो ऑप्शन कट जाएगा। अब ऑप्शन 3 बचे, जिसमें से आपको दिमाग लगाना है। तो ब्रिटेन जो थे, ठीक है, तो ब्रिटेन बहुत ही विकसित था, और वो सोच सकते हैं कि भारत पे भी आक्रमण करके कई वर्षों तक राज किया है। तो ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों का गठन किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, एक दल की। जैसे भारत है तो भारत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था होती है। ठीक है, बहुत सिलेबस, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, कई मतलब बहुत तरह के, है ना, आम जनता पार्टी, बिल्कुल बहुत से मिल जाएंगे आप लोगों को देखने को। तो भारत तो होगा नहीं, तो एक दल मतलब एक ही दल होना चाहिए। क्या ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, और ये चाइना में है, यानी चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था है, मतलब एक ही सरकार वहां पे रहेगा, एक ही पार्टी का, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। सवाल नंबर 15 है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, बेहद ही खास क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है, या केरल है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो केंद्र शासित प्रदेश जहां, है ना, केंद्र का भी सरकार वहां पे चलती है, राज्य सरकार भी चलती है, दोनों चलता है, केंद्र शासित कहला जाएंगे, चंडीगढ़ ये कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे, अगर बिल्कुल आप लोग आंसर दे रहे हैं तो। बिहार में, सॉरी, सवाल है कि बिहार की डॉट डॉट में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला वैशाली में, या पूर्णिया में, या सोनपुर में, या मधेपुरा में। क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा ऐसा लिच्छवी है गणतंत्र जो फला फूला, मतलब खूब अच्छा चला। तो बिहार की वैशाली में, कहाँ, वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। और सवाल नंबर है 17 कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, लोकतंत्र की स्थापना करना, या निर्वाचित सरकार को बदलना, या सैनिक तंत्र की स्थापना करना, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण पूरे का, है ना, संपूर्ण क्रांति का यही उद्देश्य था कि निर्वाचित सरकार को बदलना। ठीक है, मतलब जो लोगों द्वारा चुनाव कराया करके सरकार बनाया गया उसको क्या करना, बदलना, यही था संपूर्ण क्रांति। सवाल नंबर 18 कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी। वेरी खास क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, और ये लगभग बहुत से विद्यार्थी इसको बिल्कुल सही बताएंगे। लोकसभा में देखिए, एक दो तरह का सभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। लोक मतलब लोगों का, है ना। तो लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो ये याद रखेंगे 545। कितना, 545 है, जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। और सवाल नंबर 19 है
कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, कौन सा क्षेत्र है जिसे प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, द्वितीय तृतीय क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो जरा बताएं आप लोग फटाफट से। तो कृषि जो होता है वो सबसे जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, ये सब जो आते हैं ना, ठीक है, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर है 20। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है मतलब सबसे ज़्यादा योगदान किससे मिलता है। ठीक है, क्या औद्योगिक क्षेत्र से मिलता है, कृषि क्षेत्र से मिलता है, सेवा क्षेत्र से मिलता है, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में सर्वाधिक आय का जो योगदान है, सर्वाधिक योगदान जो है आय का, उस सेवा क्षेत्र से मतलब नौकरी क्षेत्र से। ठीक है, कृषि क्षेत्र घरेलू स्तर पर किया जाता है, इससे कब योगदान है राष्ट्रीय आय में, लेकिन उतना नहीं है जितना सेवा क्षेत्र का है। तो यहाँ पे हम आप लोग को 20 क्वेश्चन जो करवाए हैं, जो इसमें से बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं प्यारे विद्यार्थी। और इस टाइप क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के अगला टॉपिक। धन्यवाद।